दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एशिया के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एशिया एक बहुत ही विविध जलवायु वाला महाद्वीप है। यहां आपको साइबेरिया की बर्फ भी देखने को मिलती है, तो दक्षिण भारत और श्रीलंका के जंगल भी देखने को मिलते हैं, तो कई सारे रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं रेगिस्तानों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक रेगिस्तान बनता कैसे। देखिए, जब भी किसी जगह पर वार्षिक रूप से 25 सेंटीमीटर या उससे कम बरसात होती है तो वो जगह अपने आप वृक्ष रहित रेगिस्तान में बदल जाती है। यानी कि वहां पर किसी भी टाइप की वनस्पति जो है वो फल फूल नहीं पाती है, फैल नहीं पाती है। अगर आप एशिया की बात करोगे तो एशिया का ये जो मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है, स्पेशली मध्य पूर्व वाला, जहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया, ईरान ऐसे देश नज़र आएंगे, वहाँ आपको ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। इन एरियाज़ के अंदर जो बारिश है वो बहुत मुश्किल से पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर कई जगहों पर रेगिस्तान डेवलप हो गए। अब ऐसा नहीं है कि सारा ही एरिया यहाँ पर रेगिस्तान है, कुछ एरिया जो है वहाँ पर आपको वनस्पति भी देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर आपको रेगिस्तान ही देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले हम अरब रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे, जिसको अरेबियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसकी स्थिति और स्थान देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और अरब प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। इसमें बहुत से देश शामिल हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन के भी कुछ हिस्से। इन सभी जगहों पर आपको ये रेगिस्तान फैला हुआ नजर आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ रेत के टीले, जिनको एर्ग कहा जाता है, चट्टानी पठार, जिसको हमादा कहा जाता है, और बजरी के मैदान, जिसको सेरेर कहा जाता है, ये सब पाए जाते हैं। तापमान की बात करोगे तो दिन में ये तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। वहीं रात को रेगिस्तान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वर्षा बहुत कम होती है और अनियमित रूप से होती है, मतलब कब होगी कब नहीं होगी ये बात कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको खजूर के पेड़ और कुछ घास की झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे अरब रेगिस्तान के भी कुछ एक भूभाग हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रबुल खाली रेगिस्तान, जिसकी स्थिति अगर आप देखोगे तो ये अरब रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है। वैसे तो ये मुख्य रूप से सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके कुछ एक हिस्से आपको यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला रेगिस्तान है, यानी कि हमेशा से रेतीला रेगिस्तान है ये। यहाँ आपको रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखेंगे जो कि 250 मीटर तक भी जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुष्क है, इस वजह से ये निर्जन क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ज़्यादा आबादी देखने को नहीं मिलेगी और इसीलिए इस जगह को खाली चौथाई भी कहा जाता है। यहाँ जीवन बहुत ज़्यादा विरल है, तो इस जगह को आपको याद रखना है, रुब अल खाली रेगिस्तान। इसके बाद इसी के अंदर आता है अन नफूद रेगिस्तान। ये जो है सऊदी अरब के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी विशेषताओं की बात करोगे तो ये अपने लाल भूरे रंग की रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो टीले हैं ये लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान पवन जनित रेगिस्तान है। मतलब यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से टीलों का जो शेप है वो बदलता रहता है। कभी कहीं कोई टीला बन जाए, कभी कोई टीला बिगड़ जाए, तो ये सब चलता रहता है। तो अन नफूद रेगिस्तान को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अद दहना रेगिस्तान। ये जो रेगिस्तान है ये एक पतला लंबा रेतीला गलियारा है जो अन नफूद रेगिस्तान को उत्तर में रुब अल खाली रेगिस्तान से जोड़ता है। यह सऊदी अरब के मध्य भाग से होकर गुजरता है, तो इसको याद रखना है। विशेषता यह है कि इसको अक्सर रेत की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक लंबी सकरी पट्टी में फैला हुआ है। यह विभिन्न प्रकार के रेत के टीलों और रंगों को प्रदर्शित करता है जो आसपास के भूभाग से अलग दिखाई देते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अद दहना, तो एक साथ तीनों याद हो जाएंगे। एक तो है आपका रुबल खाली, एक है आपका अन नफूद और बीच में है अद दहना। बोलो याद होंगे कि नहीं। इसके बाद आता है अल जाफूरा रेगिस्तान। ये जो है सऊदी अरब के पूर्वी तट पे आपको देखने को मिलेगा, फारस की खाड़ी के पास। ये जो फारस की खाड़ी का एरिया है उसी के पास ये मौजूद है। ये अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो तेल और गैस क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें रेत के टीले और समतल बजरी के मैदान भी शामिल हैं, तो इसको आप अलग से याद रख सकते हो। तेल और नेचुरल गैस के लिए इसको जरूर याद रखना, अल जाफूरा को। और आखिर में आता है हमादा। अभी मैंने हमादा का नाम लिया था। ये कोई विशिष्ट रेगिस्तान तो नहीं है, बल्कि एक प्रकार का रेगिस्तानी भूभाग इसको आप कह सकते हो। असल में होता ये है कि जो हमादा होते हैं वो चट्टानी रेगिस्तान होते हैं, जिसमें बजरी
बोल्डर और नंगे चट्टानी पठार शामिल होते हैं। इसमें रेत के टीलों की तुलना में अधिक कठोर पथरीली सतह होती है। होता क्या है कि जब हवा चलती है तो वो महीन कणों को, रेत को उड़ा के ले जाती है और बचते हैं सिर्फ बड़े पत्थर और चट्टानें। उसी को आप हमादा कहते हो। तो ये हमादा आपको सिर्फ अरब रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि दुनिया भर के कई रेगिस्तानों में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा जो अरब रेगिस्तान है उसके आप 5 हिस्से याद कर सकते हो। एक तो है रूब अल खाली रेगिस्तान, एक अन नफूद, एक अद दहना, एक अल जाफुरा और एक हमादा। अल जाफुरा जो तेल और नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमादा जो पथरीला रेगिस्तान होता है उसको आप याद रख सकते हो। तो इन दोनों को अलग कर लो और ऊपर वाले 3 को अलग कर लो। इसके बाद हम दस्ते कावीर रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, जिसको ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ईरान के मध्य पठार के उत्तरी भाग में ये स्थित है। ध्यान से समझ लो कि ईरान में मौजूद है मध्य पठार, उसके उत्तरी भाग में ये मौजूद है, तेहरान के दक्षिण पूर्व में। देखो, अगर आप इसकी विशेषताएं समझोगे तो ये जो कवीर शब्द है, इसको मैंने कावीर कह दिया है, हालांकि इसको कावीर और कवीर दोनों शब्दों से बुलाया जाता है। सही शब्द तो वहां के लोग ही आपको बता सकते हैं। कवीर का जो अर्थ होता है फारसी में, उसका मतलब है खारा दलदल या फिर नमकीन भूमि। तो इसका मतलब ये एक विशाल नमक का रेगिस्तान है, जिसमें आपको दलदली नमक के पैन, नमक की परतें और कीचड़ के मैदान देखने को मिलते हैं। गर्मियों में होता यह है कि इसका जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाता है और बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है, जिससे वाष्पीकरण द्वारा नमक की परतें बन जाती हैं। इसीलिए इसको दश्ते कवीर कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद हम दश्ते लूत की तरफ चलते हैं, जो कि एम्प्टी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसकी स्थिति और स्थान की बात करोगे तो ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित है। विशेषताओं की बात करोगे तो लूत का फारसी अर्थ होता है नग्न या खाली। यह दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां ज़मीन का तापमान 70 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस से। ये एक शुष्क बेसिन है जिसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, जैसे कि यार्डाक्स। हवा के कटाव से बनी हुई विशाल नालीदार जो संरचनाएं होती हैं उसी को यार्डाक्स कहा जाता है। इसके अलावा नमक के गुंबद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, नमक के जमाव से बने हुए पहाड़। इसके अलावा रेत के टीले, जो बड़े और ऊंचे टीले होते हैं, विशेष रूप से पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सा नमक और बहुत से नालीदार संरचनाएं देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो लूत का नाम लिया जा रहा है, दश्ते लूत, ये लूत जो है इसका जिक्र आपको बाइबल में भी देखने को मिलेगा, शायद तौरा में भी देखने को मिलेगा और कुरान में भी देखने को मिलेगा। बात यह है कि लूत है, जितना मुझे याद आ रहा है, ये अब्राहम के भतीजे हैं और इनकी कोई कहानी जुड़ी हुई है इस जगह से। ये नमक के जो टीले हैं, कोई कहानी जुड़ी हुई है इस जगह से। तो कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व भी है कई लोगों के लिए इस जगह का। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं गोबी मरुस्थल की तरफ, जो आपको पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल रेगिस्तान के रूप में नजर आता है। आंतरिक मंगोलिया और गांसू प्रांत के अंदर ये फैला हुआ है और मंगोलिया के एक बड़े हिस्से तक जाता है। ये जो है दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, क्योंकि सर्दियों में कभी कभी इसका तापमान रात में -40 डिग्री तक जाता है और गर्मियों में 40 डिग्री यानी कि +40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इसका मतलब कुल 80 डिग्री का बदलाव आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बहुत से चट्टानी मैदान आपको देखने को मिलेंगे, बजरी क्षेत्र देखने को मिलेंगे और रेतीले टीले देखने को मिलेंगे। साथ ही थोड़े बहुत नमक के दलदल भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गोबी रेगिस्तान, इसको आपको याद रखना है। गोबी के बाद आता है थार मरुस्थल, जो कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से आपको भारत के राजस्थान राज्य और साथ ही गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध राज्य में फैला हुआ देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत पाकिस्तानी पंजाब में भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर फैला हुआ है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक इसी को माना जाता है। ये एक उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यहाँ आपको रेत के टीले, बजरी के मैदान, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अरावली पर्वतमाला भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान बना है, क्योंकि यहाँ पर बारिश इसी वजह से नहीं होती है कि वो अरावली पर्वतमाला से टकरा जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ एक मौसमी नदियाँ देखने को मिलेंगी और बाकी खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मानसून के मौसम में थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो जाती है, जिससे थोड़ी बहुत घास और झाड़ियाँ यहाँ पर उग जाती है। तो थार रेगिस्तान को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम तकलामाकन रेगिस्तान की तरफ जाएं, तो अगर आप इसकी स्थिति देखोगे तो चीन के शिनजियांग उइंगर स्वायत्त क्षेत्र के अंदर ये मौजूद है, यहाँ कहीं मौजूद है। ये भी जो है गोबी मरुस्थल का ही एक हिस्सा माना जाता है।
इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तानों में से एक है, जिसमें रेत के टीले प्रमुख हैं। ये जो है तारिम बेसिन के अंदर स्थित है, क्योंकि इसके चारों ओर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि तियान शान और दक्षिण में कुनलुन। देखिए, तकला माकन का अर्थ ही है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो आप बाहर नहीं आ सकते, या फिर मौत का सागर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी परिस्थितियां हमेशा से कठोर रही हैं। याद रखना कि रात में यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है। आखिर में हम बात कर लेते हैं किजिल कोम रेगिस्तान के बारे में, जो कि मध्य एशिया के अंदर स्थित है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। इसका जो नाम है वो तुर्की भाषाओं में लाल रेत से आया है, मतलब लाल रेत है, उसको तुर्की भाषा में कहा जाता है, उससे ये नाम बना है किजिल कोम रेगिस्तान। देखिए, अगर मैं कुछ गलत नाम ले रहा हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई नुक्ता उक्ता रह गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो एरिया है, यहाँ आपको रेत के टीले, रेतीले मैदान और चट्टानी पठार देखने को मिलते हैं। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ सर्दियों में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। यहाँ पर आपको कुछ एक प्रवासी वन्य जीव और शुष्क प्रतिरोधी वनस्पति दिखाई देंगे, मतलब बहुत थोड़े ऐसे जीव हैं जो यहाँ रहते हैं और बहुत थोड़े ऐसे वनस्पति हैं जो यहाँ उगते हैं। तो ये है किजिल कोम रेगिस्तान। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख रेगिस्तान। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि एशिया में और रेगिस्तान नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन ये वो रेगिस्तान है जिनसे सवाल आपको देखने को मिलेगा और इनकी स्थिति आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।